अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मुझे बताइएगा आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? दोस्तों ने मुझे आवाज पे पहले फीडबैक देना है, आवाज पे और स्क्रीन पे। आप सोच रहे होंगे कि ये ऑडिट में कंपनी लॉ क्यों लिखा हो। सोच रहे हैं ना? सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? ये ऑडिट में सी लॉ क्यों लिखा हो? नहीं सोच रहे? गुड। नाइस। हाँ जी, सब बताया हुआ है आप। ठीक है। अह, अब देखना, अब आवाज और स्क्रीन दोनों ओके। अब जरा आवाज पे और स्क्रीन पे मुझे फीडबैक देना। आवाज डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रही? आवाज में इको तो नहीं कोई? ठीक है। एक दफा ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि भाई क्लास शुरू हो गई है, आ जाओ। ग्रुप वालों को भी जगाना पड़ता है जाके। हमारे बच्चे भी सोए होते हैं अक्सर। हाँ, तो और क्या। इन बच्चों को भी जाके जगाना पड़ता है। उस जालिमों, क्लास शुरू हो गई, क्लास में आ जाओ, अच्छे बच्चों क्लास में आ जाओ। मैंने वॉइस नोट कर। अच्छा जी, ये बताएं कि टेस्ट किस किस ने दिया? पहला पहला टेस्ट था, तो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है? मेरे पास तो अभी स्टैट्स आए नहीं है, आ जाएंगे अनकरीब। आजकल में मुझे स्टैट्स मिल जाएंगे। क्यों नहीं दिया टेस्ट? क्या इशू था? जिसने दिया है वो भी अपना फीडबैक शेयर करे, जिसने नहीं दिया वो बताए कि क्यों नहीं दिया। प्लीज। क्योंकि ये चीज एक सीरियस कंसर्न की तरफ में चली जाती है, क्योंकि आप अगर टेस्टिंग को फॉरवर्डली लेके नहीं चलेंगे फ्रॉम द डे वन, तो चीजें आपके लिए आसान नहीं होंगी। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने इस पेपर को पास करना है तो फिर आपको जेन्युइन एफर्ट करनी पड़ेगी मेरे साथ। अगर आप जेन्युइन एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। सर, मैंने थर्सडे को ज्वाइन किया है, लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए थे प्रीवियस। अच्छा। चल, एक ये एक्सक्यूज आ गया। और दें एक्सक्यूज मुझे। सर सेम रेलेवेंट टेस्टर की इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? जिस नंबर से आपको मैसेज आया था, आपने उसी नंबर से ही टेस्ट को उन्हीं भाई साहब के पास भेजना था। अब आप अगर दूसरे ग्रुप में नहीं है तो मैं अब इसका क्या इलाज करूं? कि मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो पेड बच्चों के लिए है। तो अगर आप फ्री वाले ग्रुप में होंगे तो फिर वहां पर तो नहीं ना टेस्ट शेयर किया जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ? बिटवीन पेड एंड फ्री का सब सर्विसेज उनको भी मिलना शुरू हो जाए। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर ये तो फायदा नहीं होगा ना। आपको मैंने कहा था कि आप एनरोलमेंट करवा लें, फ्री वाले ग्रुप से निकल के पेड वाले ग्रुप में आ जाएं ताकि चीज़ें आपको मिलें। और अगर आप पहले ही दिन से इस तरह के एक्सक्यूज देंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं। जी, चेक होके भी मिल जाएंगे, 1 वीक का टाइम होता है। 1 वीक का टाइम होता है, कोई मशीन थोड़ी है कि इसमें टेस्ट डाला और वो चेक होके बाहर आ गया, ऐसे थोड़ी होता। क्वालिटी वाइज चेकिंग होगी, ये कौन सा कोई इजी है काम चेक करने को? हाँ जी। तो जरा बाकी हजरात भी बताएं ना, ये जो बाकी खामोश बैठे हुए हैं। मोमिना, बच्चे आप, रुबाब, राजा, वसाम, आप लोगों का क्या हालात हुआ, क्या था? टेस्ट दिया है नहीं दिया? क्या क्या प्रोग्रेस है? दिया है, ठीक है। वसाम भाई ने टेस्ट दे दिया है। तो वसाम भाई, टेस्ट दिया तो आपको कैसा लगा टेस्ट दे के? पहला पहला टेस्ट ऑडिट का दिया आपने, अच्छा हुआ है, खराब हुआ है, बुरा हुआ है, क्या फीडबैक देंगे? क्या फीडबैक देंगे?
बताएं बताएं, क्या फीडबैक देंगे आप हमें? सबूर भाई, आपने टेस्ट दिया? आपने टेस्ट दिया सबूर भाई? ठीक है, वो शाम कह रहे हैं सही हो गया सब। ओके। हाँ जी, बाकी हजरात जिनका भी मैंने नाम लिया है, यार देखें, मैंने आप सबसे टेस्ट के बारे में पूछना है। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है हमारी इस क्लास का, हमारी इस efforts। जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी वसाम, वो तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, चेक करके रिटर्न किया जाएगा। नहीं दिया? ठीक है, मतलब देख लें, पहले पहले टेस्ट में अपना सीरियसनेस लेवल चेक कर लें। बच्चे कहते हैं कि टीचर ही सब कुछ कर ले, टीचर हमें पढ़ा भी दे, टीचर हमारे बदले का याद भी कर ले, टीचर एग्जाम में जाके पेपर भी दे आए, और टीचर ही हमें पास करवा दे, हमने खुद तो कुछ नहीं करना। तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि आप पहले ही दिन से अपने आप को बैकफुट पे लेकर चलेंगे, और आप पहले ही दिन से खुद को अंडर प्रेशर ले आए कि यार ऑडिट तो मुश्किल बहुत है। जब तक आप चीजों को साथ साथ प्रिपेयर नहीं करेंगे, चीजें कभी भी राइट डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। ये पेपर मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अगर आपने डे वन से इसको अपने काबू में नहीं लिया तो बहुत मुश्किल होगी। देखो, मेरे लिए बड़ा आसान था, तो मैं आपसे कहूँ कि भाई फर्स्ट वीक में कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट शुरू करेंगे हम लोग रिजल्ट के बाद। मगर जब मैं आपके साथ लगा हूँ, आपके साथ एफर्ट्स कर रहा हूँ, आपको पूरा वीक पढ़ाया है, तो क्या उसके बाद एक दिन अगर आपको एक एफर्ट करने के लिए दी गई है तो क्या आप उसमें से भी कासिर हो गए हैं? जी सबूर भाई, कहाँ है आपका टेस्ट? भाई मैं बेस्ट करूंगा, टेस्ट के अगले दिन जिसने टेस्ट नहीं दिया होगा वो मेरे से बातें भी सुनेगा। तो ये तब तक बिस्ती प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा जब तक आप सीरियस नहीं हो। तो आप सोच लें कि आपको ये बिस्ती मंजूर है या नहीं। हाँ जी मोमिना, आपका अभी तक कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। मोमिना का आपका कोई जवाब नहीं आया। उम्मे ऐमन, आप बताएं, टेस्ट का क्या हालात हुआ, क्या आता है? सबूर भाई, सबूर अहमद, कहाँ है आपका पहला पहला टेस्ट? मुझे अभी तक सिर्फ दो या तीन बच्चों ने कहा है कि हमने टेस्ट दिया है। बता सकते हैं आप तीनों हजरात के आपके टेस्ट कहाँ पे? सन्नाटा, 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 सन्नाटा। ना करें ऐसा, ना करें ऐसा। चले, मैंने असल में टेस्ट डिस्कस भी करना था, बट हालात देख के लग रहे हैं कि टेस्ट को डिस्कस करना भी बनता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो मैं डिस्कस किसके साथ करूं? दीवारों के साथ तो कर नहीं सकता। शुरू करते हैं हम लोग फिर अपना पोर्शन कंपनी लॉ का। अच्छा जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आप लोगों ने कमिट किया है, चलो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई और ये कितना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमारी रहती है। सर जी, कंपनी लॉ का पोर्शन आपके सिलेबस में है, और बेसिकली ये सिलेबस में क्यों है और इसका क्या मकसद है? ये सिलेबस में इसलिए है क्योंकि ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से डील करता है। ये डील करता है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऐसा नहीं होता कि किसी भी ऑडिटर को किसी भी कंपनी के लिए रख लिया जाता। सबसे पहले कुछ कंडीशंस देखनी पड़ती हैं एज पर कंपनीज एक्ट। कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस देखनी पड़ती हैं एज पर कंपनीज एक्ट, कि क्या ये बंदा इस कंपनी में ऑडिट या नहीं कर सकता।
तो कंपनीज एक्ट कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करता है, कुछ क्वालिफिकेशन इस कंपनी का ऑडिट करने के काबिल है या नहीं। बेसिकली सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं है, 3 चीजें। जब आप अपॉइंटमेंट को सोचते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को जब जहन में लेकर आते हैं, तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको इजाजत चाहिए होती है कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट से आप इजाजत मांगते हैं कि यार मैं इस बंदे को ऑडिटर रख लूं, क्या इस बंदे में या इस फर्म में किसी भी तरह की कोई डिस्क्वालिफिकेशंस तो नहीं, या तुम लोगों को कोई एतराज तो नहीं। जब कंपनीज एक्ट कहता है ठीक है रख लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, देन कम स्टेप 2। स्टेप 2 है एथिकल कंसिडरेशंस। स्टेप 2 क्या है? एथिकल कंसिडरेशंस। हम कोड ऑफ एथिक्स के पास जाते हैं और कोड ऑफ एथिक्स से जाके कहते हैं कि भाई ये बंदा हम रखना चाह रहे हैं, देख के बताओ क्या कोई एथिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, इसकी अपॉइंटमेंट में किसी भी तरह का कोई एथिकल मसला तो नहीं है, क्या कोई ऐसे थ्रेट्स तो नहीं है जो कि इसकी इंडिपेंडेंस को खराब कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे हम इंडिपेंडेंस चेक कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम उसकी लीगल कंप्लायंस चेक कर रहे होते हैं। एंड जब यहां से हमें ओके हो जाता है तो स्टेप 3 ये है कि फिर ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया जाता है एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टेप 3 ये है कि फिर हम ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सो चैप्टर 1 को ये कवर कर लेता है, चैप्टर 13 यहाँ पे कवर होता है और चैप्टर 2 यहाँ पे कवर हो जाता है। तो जो आपकी ग्रेड ए है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसमें यही 3 मेन बातें जो कि हम लोगों ने पढ़नी है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हमने इन्हीं 3 बातों को समझना होता है कि ऑडिटर को कब और कैसे हम लोगों ने अपॉइंट करना है। सबसे पहले उसकी लीगल कंप्लायंस देखनी है, देन उसकी एथिकल कंप्लायंस देखनी है, एंड द लास्ट वन इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स से पूछना है कि भाई तुम लोग भी अपनी कुछ शर्तें बता दो, एंड देन उसको अपॉइंट कर लिया जाता है। तो ये 3 स्टेप अप्रोच है, ये 3 स्टेप अप्रोच है। अब मजे की बात यह है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे इन तीनों स्टेप्स को मिला के नहीं पूछेगा वो, या वो पूछेगा कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, या वो पूछेगा एथिक्स से रिलेटेड, या वो पूछेगा स्टैंडर्ड्स। तो इसका अलग क्वेश्चन होता है, इसका अलग होता है और इसका अलग होता है। और अगर आपको ओरिएंटेशन वाला लेक्चर याद हो तो हम लोगों ने इसमें बात की थी कि कोड ऑफ एथिक्स का जो एरिया है, दिस वन जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, ये एग्जाम में मस्ट है। क्या मतलब है मस्ट? तकरीबन 10 से 15 नंबर का सवाल आपको हर एग्जाम में आ जाता है कि वो आपको एक सिनेरियो देता है और आपसे कहता है कि कोड ऑफ एथिक्स को देखते हुए बताएं कि ये बंदा अपॉइंटमेंट के काबिल है या नहीं, क्या थ्रेड्स हैं और कैसे आप उन थ्रेड्स को इवेल्युएट करेंगे और कैसे उन थ्रेड्स के अगेंस्ट सेफगार्ड्स लगाएंगे। मगर अभी इस वीक में हमारा ताल्लुक इस स्टेप 2 से नहीं है। इस वीक में हम लोगों ने इस स्टेप 1 को देखना है और इस स्टेप 3 को देखना है। सो शुरू करते हैं हम अपना स्टेप 1, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। सर सबसे पहली और सबसे आसान बात, अच्छा आज हम लोग जितनी भी बातें पढ़ेंगे ना वो क्रैमिंग बेस्ड पे टेस्ट होती हैं। आज हम कोई लॉजिकल बात नहीं पढ़ेंगे, जितनी भी बातें करेंगे वो सारी क्रैमिंग बेस्ड है, तो जरा फोकस रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो आता है हमारे पास वो है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर।
अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। सर 3 बातें हैं, सबसे आसान। कहता है जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जब आपकी कंपनी मार्ज वजूद में आ गई है, तो जो उसका पहला पहला ऑडिटर होगा, उसका जो पहला पहला ऑडिटर नामजद किया जाएगा, जो उसका पहला पहला ऑडिटर होगा, वो लेकर आएंगे कंपनी के ही डायरेक्टर्स, अपनों में से नहीं, होगा बाहर से, मगर इसको चूज कौन करेगा? इसको चूज करेगा कंपनी के डायरेक्टर्स। अच्छा, कब तक चूज करना है? इन कॉर्पोरेशन के 90 दिनों के अंदर, इन कॉर्पोरेशन के 90 डेज के अंदर अंदर आपने पहला ऑडिटर ले आना है। किसको कहा जा रहा है? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है कंपनी के डायरेक्टर्स की, कि जब कंपनी बने तो उसके 90 दिनों के अंदर अंदर पहला ऑडिटर ले आओ। अच्छा, ये ऑडिटर कब तक रहेगा? पहली एजीएम तक रहेगा, यानी कि इसकी जिम्मेदारी पे पहला पहला ऑडिट होगा। जब पहला ऑडिट खत्म हो जाएगा, ये रिपोर्ट इशू कर देगा, वो जो एजीएम होगी वहां तक इसका क्याम होगा, और उस एजीएम पे ये रिटायर हो जाएगा। हाँ, अगर अपने आप को दोबारा से वो नामजद करना चाहता है अगले साल के लिए तो कर सकता है, मगर उसको पहली एजीएम पे रिटायर होगा। फिर अगर वो आगे क्वालिफाई करना चाहता है, आगे आना चाहता है, तो फिर अपना नाम नामजद कर सकता है। बट बाय डिफॉल्ट रूल क्या है कि वो पहली पहली एजीएम पे रिटायर हो जाएगा। तो पहली अपॉइंटमेंट 90 दिनों में करनी है, और ये कब तक रहेगा बंदा? ये बंदा रहेगा पहली पहली एजीएम। सिंपल सा रूल। सर उसके बाद ये जो आपका सबसीक्वेंट ऑडिटर, अच्छा ये सबसीक्वेंट क्या होता है बेसिकली? सबसीक्वेंट कहते हैं फर्स्ट के बाद जोन सा मर्जी ऑर्डर आ जाए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे सबसीक्वेंट ऑडिटर्स कहलाते हैं। सेकेंड ऑडिटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, कोई भी नंबर हो, किसी भी तरह का नंबर हो, ये सारे सबसीक्वेंट ऑडिटर्स कहलाते हैं। अच्छा, जो सबसीक्वेंट ऑडिटर्स हैं, अब जरा गौर कीजिएगा, जिस एजीएम पे ये भाई साहब रिटायर हो रहे हैं, उसी एजीएम पे सबसीक्वेंट ऑडिटर को चूज भी किया जाएगा। तो ऑडिटर को पता होता है कि भाई मैंने एजीएम पे तो रिटायर हो जाना, तो अगर वो अपने नाम को दोबारा से पेश करे और दोबारा से इलेक्शन लड़े उसी एजीएम पे जिस पे वो रिटायर हो रहा है, तो उसको दोबारा भी चूज किया जा सकता है। मगर जो बाय डिफॉल्ट रूल है कि हर ऑडिटर एजीएम पे आएगा और एजीएम से चला जाएगा, यानी कि उसकी जो सफर है वो एजीएम टू एजीएम तक होगा, 1 साल का सफर होगा। एजीएम पे ही उसको अपॉइंट किया जाएगा और एजीएम पे ही उसको निकाला जाएगा। हाँ, जो जा रहा है, जो ऑडिटर जा रहा है, या जिसको निकाला जा रहा है, या जो रिटायर हो रहा है, वो अगर चाहे तो अपने आप को दोबारा से उस इलेक्शन के प्रोसेस में अपना नाम डलवा सकता है। अच्छा, तो सबसीक्वेंट ऑडिटर एजीएम पे आएगा। अच्छा, अब यहां पे इसको कौन लेकर आएगा? बड़े मजे की लाइन लिखी हुई, कहता है अपॉइंटेड बाय मेंबर्स, मगर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। देखिए फर्क क्या है? पहला ऑडिटर डायरेक्टर्स खुद लेकर आ रहे थे, बोर्ड खुद पिक कर रहा था, मगर जो सबसीक्वेंट है उसको डायरेक्टर्स पिक नहीं कर रहे डायरेक्टली, मेंबर्स एजीएम पे डिसाइड करते हैं इलेक्शन के थ्रू। मगर किसकी रिकमेंडेशन पे? रिकमेंड कौन करता है? बीओडी। बीओडी के पास सारी एप्लीकेशंस आती हैं, और वो एजीएम पे सारे जो नाम होते हैं वो रख देता है मेंबर्स के सामने, और कहता है कि भाई ठीक है इलेक्शन करवाओ, जो जीता उसको रख लो। तो मेंबर्स बेसिकली अपॉइंट कर रहे होते हैं, मगर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, क्योंकि मेंबर्स
पूरे साल तो कंपनी में बेचारे मौजूद ही नहीं होते, वो भी बस एजीएम टू एजीएम ही आते हैं। तो टेक्निकली कंपनी चला कौन रहा होता है? कंपनी बीओडी ही चला रहे होते हैं। अच्छा, फिर कैजुअल वैकेंसी, अब ये क्या है सर? कैजुअल वैकेंसी बेसिकली क्या होती है, इसको लिख लें। आपके हाथ में कोई नोटपैड, कोई रजिस्टर, कोई बुक होनी चाहिए, कोई पेन होना चाहिए। इस पे लिख लें कैजुअल वैकेंसी का क्या मतलब है। कैजुअल वैकेंसी कहते हैं जब ऑडिटर अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से वो ऑडिट छोड़ देता है। जब ऑडिटर अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से वो ऑडिट छोड़ देता है, यहाँ लिख देता हूं, पर्सनल, नॉट प्रोफेशनल, पर्सनल रीजन की वजह से वो ऑडिट छोड़ देता है। ये रीजन कोई भी हो सकता है। फर्ज करें उसकी टांग टूट गई, उसे कोविड हो गया, वो शहर से बाहर जाना चाह रहा है, उसकी डेथ हो गई है। तो किसी भी पर्सनल रीजन की वजह से, आई रिपीट, किसी भी पर्सनल रीजन की वजह से अगर एक ऑडिटर ऑडिट छोड़ दे, किसी भी पर्सनल रीजन की वजह से एक ऑडिटर ऑडिट छोड़ दे, तो उसको मैं कहूंगा कैजुअल वैकेंसी। वो अपनी कुर्सी खाली कर देता और खुद वहां से चला जाता। रूल ये है कि जब उसने कुर्सी खाली की है, अच्छा अब ये कुर्सी कब खाली होगी? अपॉइंटमेंट के बाद। और अपॉइंट कब होगा? एजीएम। अच्छा, अपॉइंट कब होता है? साल के शुरू में। मगर आता कब है ऑडिट करने के लिए? ईयर एंड का। तो कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट हो गया, उसके फर्ज करें 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद, या ऑडिट के दौरान ही अगर वो ऑडिट छोड़ना चाहे तो वो चला जाता है। अब ये कुर्सी किसने फिल करनी होती है? ये कुर्सी फिल करनी होती है कंपनी के डायरेक्टर्स। ये कुर्सी किसने फिल करनी होती है? कंपनी के डायरेक्टर्स ने। और कब तक फिल करनी होती है? 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से काउंट होंगे? जिस दिन उसने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। तो कैजुअल वैकेंसी जब क्रिएट हुई है, जब वो कुर्सी खाली हुई है, वहां से 30 दिनों के अंदर अंदर ऑडिटर लेकर आते हैं डायरेक्टर्स। और ये भी कब तक रहेगा? एजीएम तक। अब ये एजीएम 3 माह बाद हो जाए, 4 माह बाद हो जाए, 5 माह बाद हो जाए, या 12 महीने के बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन रूल आपने हमेशा अपने जहन में रखना है कि ऑडिटर का सफर एजीएम से एजीएम तक होता है। एक एजीएम पे अपॉइंट होता है और अगली एजीएम पे खत्म। साल तक का उसका टेन्योर होता है। हाँ, अगर आपको वो लगता है, अगर मेंबर्स को लगता है कि उसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर वो खुद भी विलिंग है आगे ऑडिट करने के लिए, तो वो अपने नाम को दोबारा से इलेक्शन के प्रोसेस में डलवा दे। और अगर वो कह दे कि बस ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हम दोबारा यहाँ पे काम करना पसंद नहीं करते, तो ठीक है, चला जाए। एजीएम खत्म, कहानी खत्म। होपफुली यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हैं। और मैं आपको याद करवा दूं, ऑडिटर हमेशा एक इंडिपेंडेंट बंदा होता है। और जब भी मैं वर्ड ऑडिटर बोलता हूं, इसका मतलब हमेशा होता है एक्सटर्नल ऑडिटर। जब भी वर्ड ऑडिटर बोला जाता है, पुकारा जाता है, बाय डिफॉल्ट उसका मतलब हमेशा क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिटर। हाँ, इंटरनल भी होता है, बट उसका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड है, और एक हाफ चैप्टर है जो कि उस एरिया को डील करता है। नहीं, ये प्रोफेशनल मसले नहीं है। देखिए, 2 तरह के मसले होते हैं। मुझे कॉलेज वालों ने कहा कि आपने क्लास पढ़ानी है। अब अगर मैं दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ, जब क्लास पढ़ानी थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, बट मुझे दुबई जाना पड़ रहा, या मेरी कुछ मेडिकल हालत ऐसी नहीं है कि मैं क्लासेस को कंटिन्यू कर सकूं, तो ये पर्सनल मसले हैं।
ये कौन से मसले हैं? ये पर्सनल मसले। प्रोफेशनल मसले क्या होते हैं? प्रोफेशनल मसला ये होगा कि मैं, मेरे पे ये साबित हो जाए कि भाई ये तो क्लास पढ़ाने का अहल ही नहीं, डिस्क्वालीफाई हो गया। दैट इज प्रोफेशनल इशू। दैट इज प्रोफेशनल इशू। पर्सनल वो है जो कि मेरी जात से रिलेट करता है, प्रोफेशनल वो है जो कि मेरे काम से रिलेट करता है। तो ये जो कैजुअल वैकेंसी है, ये सिर्फ और सिर्फ कब काउंट होती है? जब आप किसी पर्सनल रीजन की वजह से वो ऑडिट नहीं कर पा रहे। ये तीन बातें हमें समझ आती? क्या ये तीनों बातें यहां तक हमें क्लियर है? अच्छा, जी जी, मैं सारी बातें बताता हूँ। अभी एसएससीपी का क्या रोल है, अगर ये रिटायर हो रहा है तो फिर क्या करना है, अभी सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अच्छा, एक चीज आपने आज अपने जहन में रख लेनी है, मैं आपको बता दूं, ये है कि आपको याद है ना, तीन तरह के बिजनेस होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, एक होती है पार्टनरशिप, और एक होती है कंपनी। अच्छा, एक बात अपने दिमाग में डाल लें, सोल प्रोप्राइटर ऑडिटर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म्स ऑडिटर हो सकती हैं, कंपनी कभी भी ऑडिटर नहीं हो सकती। ये बात कहीं लिख लें कि अगर मेरे पास, फर्ज करें मेरे पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस हो, तो मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल अपनी टीम के साथ कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं। अगर मेरे पास आईकैप से मंजूर शुदा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मौजूद हो, मैं कर सकता हूं। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ तीन लोग और हैं, एक पार्टनरशिप फर्म है, एक ऑडिट फर्म है, और अगर हमारे पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है तो हम कर सकते हैं। बट अगर मैं एक कंपनी हूं, या एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है, बॉडी कॉर्पोरेट। ये आपने शायद बचपन में कहीं पढ़ा हो, पढ़ा आप लोगों ने ये वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट, कहीं पढ़ा? पढ़ा कहीं? बॉडी कॉर्पोरेट। तो याद रखिएगा, बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती, ये बात ज़हन में डालना। इंडिविजुअल कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म कर सकती है, मगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। होपफुली यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। डन। अगली बात करूं मैं अब आपसे? यहां तक सारी परेशानियां खत्म हो गई? अच्छा, अब अगली बात सुनो। एक रूल मैं आपको बताता हूं, रूल लिख लें। ये एक रूल दे रहा हूं आपको मैं। जो अपॉइंट कर रहा है वो ही पैसे भी डिसाइड करेगा। ये रूल ध्यान में रखिएगा कि जो अपॉइंट कर रहा है वो ही उसके पैसे भी डिसाइड करेगा। क्या मतलब? ये देखो, पहला पहला ऑडिटर मुझे बताओ कौन लेके आ रहा था? नाम बताएं। पहला ऑडिटर कौन लेकर आता है? बताएं बताएं, शाबाश। पहला ऑडिटर कौन लेकर आता है? डायरेक्टर। तो फिर पैसे भी कौन तय करेगा? पैसे भी कौन तय करेगा? बताओ। डायरेक्टर्स। तो ये रूल है, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी डायरेक्टर्स है, तो रेमुनरेशन फिक्स भी कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स। तो जो अपॉइंट कर रहा है उसी ने पैसे भी तय करने हैं। इसी तरह
इसी तरह जो कैजुअल वैकेंसी, मुझे बताओ उसके पैसे कौन तय करेगा? वो ऑडिटर जो कैजुअल वैकेंसी पे आया है, उसके पैसे कौन तय कर रहा है? उसके पैसे कौन तय कर रहा है? कौन तय कर रहा है? डायरेक्टर्स तय कर रहा है। डायरेक्टर्स तय कर रहा है। शुएब, गुड क्वेश्चन, मैं भी आपको इसका जवाब करता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताओ सब्सीक्वेंट में कौन पैसे तय कर रहा होगा? सब्सीक्वेंट में सब्सीक्वेंट में कौन पैसे तय करेगा? भाई, कौन देखना क्या है कि लेके कौन आ रहा है? आपने देखना क्या है कि कौन लेके आ रहा है, तो जो लेकर आ रहा होगा वही पैसे तय करेगा। तो मेंबर्स। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि आप मजे की बात यह है कि तीन ही अपॉइंटिंग अथॉरिटीज हैं। तीन ही अपॉइंटिंग अथॉरिटीज हैं। या डायरेक्टर होंगे जो लेकर आ रहे होंगे, या मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, या तीसरा केस है एससीसीपी का। तो जब एससीसीपी अपॉइंट कर रही है तो पैसे भी कौन तय कर रही है? एससीसीपी। जब डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हो तो पैसे कौन तय कर रहा है? डायरेक्टर्स। और इनके अलावा कोई भी अपॉइंटिंग कर रहा है तो उसके पैसे कौन तय करेंगे? हमेशा मेंबर्स। और इनके अलावा है ही कौन? मेंबर्स ही। इनके अलावा है ही कौन? मेंबर्स। तो बड़ा आसान सा रूल है, जो लेके आ रहा है वही पैसे तय करे। अब ये पैसे कितने होंगे? ये पैसे कितने होने चाहिए? ये पैसे कितने होने चाहिए? देखें, इसमें ना एक रूल है, ATR 14। ATR 14, इसको लिख लें। ATR 14। ATR 14 देख लिया आप लोगों ने? जी, लिखा है। ATR 14। ATR, ऑडिटर्स टेक्निकल रिलीज 14। ऑडिटर्स टेक्निकल रिलीज 14। हाँ जी, ATR 14, ये आईकैप के पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगी। अगर आपका कभी मूड हुआ तो पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कौन से बंदे को कितने पैसे देने हैं, यानी कि किस तरह का बंदा होगा तो उसको पर आवर आपने कितना चार्ज करना। चार्ज और रेट्स लिखे हैं उसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख, मैंने आपके लिए निकाल ही ली। देखे, आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ नजर आ रहा होगा। आप देखें ना, कुछ हो रहा है आपको स्क्रीन पे? ये देखें, ये हैं कुछ पैसे। अच्छा, मजे की बात यह कि ये काफी पुराने डिसाइड हुए हैं, मगर इसी में वो प्लस माइनस कर देते हैं। पार्टनर्स आपको मिलेगा 7500 रुपया पर मैन पर आवर। तो अगर पार्टनर काम करेगा, और डेफिनेटली पार्टनर तो काम करेगा, जितना जितने घंटे ऑडिट होगा पार्टनर को हर घंटे का 7500 रुपया मिलेगा। जो क्वालिफाइड सपोर्ट स्टाफ है, क्वालिफाइड यानी कि वो सीए हो या उसके पास कोई और प्रोफेशनल डिग्री हो, तो बिलो 4 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर रखता है तो 3000। 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो 4000, और 8 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है तो 5000। जो सुपरवाइजर होगा उसको मिलेगा 2000 रुपया। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं कि ड्यूरिंग आर्टिकल्स क्वालिफाई, बस क्वालिफाई होना चाहिए। सीनियर को मिलेगा 1000 रुपया पर घंटा। सेमी सीनियर को मिलेगा 750। और जो जूनियर जाता है उसको मिलेगा 500 रुपया पर घंटा। हाँ, ये आपका रेट है, 500 रुपया पर घंटा, 1 घंटे का रेट है आपका। ऑडिटर्स टेक्निकल रिलीज, ATR का मतलब है ऑडिटर्स टेक्निकल रिलीज। ऑडिटर्स टेक्निकल रिलीज
चले एक मैथ करते हैं, एक 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 मैथ करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि लेट से मैं आपसे कहता हूं कि एक पार्टनर है, ठीक है, दो क्वालिफाइड सपोर्ट स्टाफ है, एक 4,000 रुपये वाला है और एक 5,000 रुपये वाला है, एक सुपरवाइजर है, दो सीनियर्स हैं, तीन सेमी सीनियर्स हैं और 5 जूनियर्स हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा मैंने बना दिए हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, इतने लोग होते नहीं वैसे। 5 जूनियर्स की जगह पे हम इसको करते हैं 3 जूनियर्स, यहाँ पे कर देते हैं एक सेमी सीनियर, एक सीनियर। चल, अब जरा मुनासिब हो गया। और ऑडिट होता है, लेट से हम कहते हैं कि 3 महीने, और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। पार्टनर ने काम किया है इनमें से, लेट से पार्टनर ने काम किया है, पार्टनर ने काम किया है 30 आवर्स। नहीं, इससे बहुत ज्यादा कर लिया मेरा, पार्टनर का काम नहीं करता। पार्टनर ने काम किया लेट से 10 आवर्स, इन्होंने काम किया है 15 आवर्स। सुपरवाइजर ने काम किया है 20 आवर्स, इन्होंने काम किया है 30 आवर्स, इन्होंने काम किया है 50 आवर्स और इसने काम किया है 80 आवर्स। जरा निकाल के बताएं कितने पैसे बन जाएंगे, निकालें जरा, थोड़ा प्लस माइनस करें, थोड़ी सी मैथ करें। करें करें, जरा मैथ करें थोड़ी सी, नहीं बताएं। 3 जूनियर है ना, 80 घंटे काम किया है एक ने, टोटल आवर्स है ये, मैंने टोटल आपको आवर्स बताया, टोटल आवर्स है। 80 घंटे एक ने काम किया है, तो बेसिकली क्या होगा ये, 80 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 500, और यहाँ हो जाएगा 50 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 750, यहाँ हो जाएगा 30 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2000, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 4000, और ये हो जाएगा एक पार्टनर, एक पार्टनर मल्टीप्लाई बाय 10 घंटे मल्टीप्लाई बाय 7500। टोटल कितने पैसे बन गए, टोटल कितना बिल बनेगा? 467,500, 467,500 ऐसा ही बन रहा है ना? ठीक है, तकरीबन तकरीबन 4.5 लाख एक महीने का। ये मैंने 1 मंथ के हिसाब से रख के बनाया था। ये 1 मंथ का खर्चा। अच्छा फिर, अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब ये तो चार्ज आउट रेट्स काफी ज्यादा हैं, तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मिनिमम इतने पैसे लिए जाएंगे। एक ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर, जिसकी सेल्स 500 मिलियन तक है, उसे मिनिमम फी इतनी चार्ज करेंगे। 500 मिलियन से अप टू 1 बिलियन हो तो इतनी फी चार्ज करेंगे, ये मिनिमम फीस है, ये मिनिमम फीस है। तो खैर ये एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट तो नहीं है,
बट जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये पैसे वगैरह तय होते हैं। डन है। ATR 14। कभी अगर मूड हो तो आप इसको खोल के दोबारा भी पढ़ सकते हैं। हम वापस आते हैं अपनी जगह पर। मगर मजे की बात तो ये है कि आपको क्या मिलता है एज अ जूनियर जब आप जाते हैं फर्म में, तो कितने पैसे मिल जाते हैं आप? कोई महीने के लाख रुपए बना देते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना। आपको इतने पैसे जरूर मिल जाते हैं कि आप सिर्फ अपना ट्रैवल कॉस्ट पूरी कर सको। सही। चले जी, वापस आते हैं, दुनिया में आ जाए वापस। अच्छा, अब एक मजे की बात बताता हूँ। ये तीनों काम, कौन से तीनों काम? ये तीनों काम, कहते हैं ये तीनों काम अगर अपने अपने वक्त के मुताबिक नहीं हुए, ये तीनों काम यानी कि पहला 90 दिन में पॉइंट नहीं हुआ, सब्सीक्वेंट AGM पे पॉइंट नहीं हुआ, कैजुअल वैकेंसी को 30 दिन में नहीं पूरा किया गया, तो SSCP कहता है कि भाई बस, अगर तुमने ये तीन काम टाइमलाइन के मुताबिक नहीं की, तो फिर मैं खुद हरकत में आ जाऊंगा, या मुझे कोई आके एप्लीकेशन दे दे, मुझे कोई आके छेड़ दे, एप्लीकेशन दे दे, शिकायत लगाए तुम्हारी, तो कहता बस, अगर पहला 90 दिन में पॉइंट नहीं हुआ तो मैं करूंगा अपॉइंट, ऑडिटर सब्सिक्वेंट AGM पे पॉइंट नहीं हुआ तो मैं लेकर आऊंगा, कैजुअल वैकेंसी 30 दिन में पूरी नहीं हुई तो मैं लेकर आऊंगा। बात समझ आ रही है? SSCP कहता है कि अगर ये तीन काम अगर तुमने टाइमलाइंस के मुताबिक नहीं किए, तो फिर मैं हरकत में आ जाऊंगा, मैं जलाल में आ जाऊंगा, और फिर मेरी बात मानी जाएगी, फिर मेरे आगे कोई नहीं बोलेगा, पर जिसको मैं लेके आना चाहूं मैं ले आऊं। यहां तक मुझे बताइए, बात समझ आती है आपको? अच्छा, ऊपर एक सवाल आया हुआ था शुएब का, बड़ा अच्छा सवाल था। मैं वो सवाल पहले पढ़ता हूँ, फिर आपको उसका जवाब बताता हूँ। शुएब ने सवाल ये किया था कि सर, अगर डायरेक्टर्स लेकर आते हैं तो ये उनसे मिला हो सकता है, तो क्या ये इंडिपेंडेंट रहेगा या नहीं रहेगा? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर डायरेक्टर्स लेकर आ रहे हैं ऑडिटर को, तो क्या उसकी इंडिपेंडेंस में कोई डाउट होगा आपको? जैसे पहला लेकर आ रहे हैं, कैजुअल वैकेंसी वो फिल करवा रहे हैं, होगा डाउट तो होगा। बट जरा सोचें, मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आप कुछ स्टेप्स बताए थे, याद है? कुछ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की बात की थी मैंने आपसे, अगर आपको याद हो। मैंने क्या बात की थी आपसे? कुछ याद है आपको बात? मैंने कहा था कि स्टेप 1 ये है कि हमने कंपनीज एक्ट से कंफर्मेशन लेनी है। यार देख सके, एक सेकंड, लड़को एक सेकंड। अच्छा, मेरी आवाज आपको आ रही है सबको? मेरी आवाज सबको आ रही है? मुझे बताइएगा जरा। ठीक है, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपने दोबारा ज्वाइन करना 10 मिनट में। ठीक है।
ओके ओके, लिंक सेम रहेगा, लिंक सेम रहेगा।